वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। मतलब ये कि आपके पास एक सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टर्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टर्स? रेजिस्टर्स आर द बॉडीज, आर द ऑब्जेक्ट्स इन द सर्किट व्हिच ऑफर रेजिस्टेंस। ऐसी बॉडीज सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं, हम उनको रेजिस्टर्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपके घरों में फैन यूज होता है, लाइट्स यूज होती हैं, ये सभी रेजिस्टर्स ही हम इनको कह सकते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस? जब हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इसका मतलब होता है कि आप सर्किट के अंदर किस तरह से किसी रेजिस्टर को दिखाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात से समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, रेजिस्टर्स जो है इस तरह से शो किए जाते हैं। ठीक है, ये एक रेजिस्टर है सपोज करिए। अब इसी सर्किट में ये करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है। अब इसी सर्किट में एक और रेजिस्टर आपने लगा दिया। ठीक है, तो ये है रेजिस्टर R1, ये है रेजिस्टर R2। इसी तरह से आपने एक और रेजिस्टर लगा दिया, ये है रेजिस्टर R3। सो वी हैव R1, वी हैव R2, वी हैव R3। सो वी हैव 3 रेजिस्टर्स इन दिस सर्किट। पूरा सर्किट दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना ही मैं बता रहा हूं कि 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। एक रेजिस्टर ये है R1, दूसरा R2, तीसरा R3, और ये जो है एंड टू एंड जॉइंट है। आप देख सकते हैं ये इसका एंड है और इसके साथ इसके एंड के साथ ये शुरू हो रहा है, इसके एंड के साथ ये शुरू हो रहा है। तो इस तरह से जब रेजिस्टर्स को प्लेस किया जाता है किसी सर्किट में, वी से दैट द रेजिस्टर्स आर प्लेस्ड इन सीरीज। हम कहते हैं कि ये रेजिस्टर्स जो हैं ये सीरीज में प्लेस्ड हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या आजकल हम देखते हैं कि रेजिस्टर्स को अगर इस तरह से प्लेस किया जाता है तो रेजिस्टर को प्लेस करने का एक दूसरा तरीका भी है, और वो दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। जैसे अब ये है R1, ये है R2 और ये है R3। अब आपने क्या किया है, इन तीनों रेजिस्टर्स को इस तरह से अरेंज कर दिया। करंट अपने सोर्स से इस डायरेक्शन में आ रही है, यहाँ पर आकर ये 3 पार्ट्स में बट रही है, क्योंकि 3 रेजिस्टर्स हैं। ये ऊपर चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है रेजिस्टर R1, ये है R2, ये है R3, और इनको इस तरह से प्लेस किया गया है एक दूसरे के पैरेलल। तो हम कहते हैं द रेजिस्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये रेजिस्टर्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किए गए। तो आप समझ रहे हैं, अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में रखना है तो आपको एंड टू एंड ज्वाइन करना है, अगर पैरेलल रखना है तो ये इस तरह से, ये पैरेलल है। ओके, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ये है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा कंसेप्ट। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और आगे देखते हैं इसको हम किस तरह से आगे लेकर जाएंगे। तो जब भी आप रेजिस्टर्स को किसी सीरीज में डिस्कस करते हैं तो रेजिस्टर्स सीरीज में या तो सर्किट में या तो सीरीज में होंगे या पैरेलल होंगे। सीरीज में होंगे तो ये इस तरह से एंड टू एंड ज्वाइंट होंगे, और अगर पैरेलल होंगे तो ये इस तरह से। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। रेजिस्टर्स अगर सीरीज में हो, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है, इसके लिए एक लॉ है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। ठीक है जी, वो क्या है? लॉ ऑफ, दिस इज लॉ ऑफ combination of resistors in series। ये क्या बोलता है? तो आप ये लॉ समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल का सहारा लेता हूं। सपोज करिए आपके पास ये 3 रेजिस्टर्स है, R1, R2, R3। ये 3
रेजिस्टर्स हैं, एक रेजिस्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। तो इसका अगर नेट रेजिस्टेंस निकालना हो इन तीनों का, तो उसको अगर आप कैपिटल R से डिनोट करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, आपने याद रखना है, इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। So the total resistance offered by the circuit is equal to, is denoted by capital R and is equal to R1 plus R2 plus R3। ठीक है जी, ये है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। ये क्या है, द कंबाइंड रेजिस्टेंस, the combined resistance of any number of resistances connected in series is equal to the sum of individual resistances। एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, और जो आप कंबाइंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं इस पूरे सर्किट का, तो वो किसके बराबर होगा, इट इज गोइंग टू बिकम R1 प्लस R2 प्लस R3। सो वी हैव डिनोटेड द टोटल रेजिस्टेंस बाय कैपिटल R, individual resistance is R1, the second one is R2, and third one is R3, and if we add R1 plus R2, if we take R1 plus R2 plus R3, then the sum total of all these three resistors must be equal to कैपिटल R। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करिए, अगर ये है 4 ओम, अगर ये है 5 ओम और ये है 7 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 7, दैट इज 9 प्लस 7, 16 ओम जो है ये नेट रेजिस्टेंस होगा इन तीनों का। आई एम श्योर कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर R1 4 ओम है, R2 5 ओम है, R3 7 ओम है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये पूरा सर्किट है जिसमें तीन रेजिस्टर्स हैं, इसका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16 ओम। ठीक है जी, चलते हैं यार। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो कंसेप्ट है इसको डिराइव करके दिखाएंगे। तो डिराइव करने के लिए अभी हम डिराइव करने के लिए जो तरीका यूज करते हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, रेजिस्टर्स इन पैरेलल को भी समझ लेते हैं। रेजिस्टर्स इन पैरेलल ध्यान से समझिएगा, ये किसके बराबर होता है, आप देखिएगा। अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं टोटल रेजिस्टेंस का, तो किसके बराबर होगा, सबके रेसिप्रोकल के सम के बराबर, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल है, तो वो इस तरह से होंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस जो है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। ये इस तरह से आप इसको लेकर चलते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और साथ में देखते हैं कि हम इसको किस तरह से और कर सकते हैं। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर सपोज करिए R1 वही जो हम लेते हैं ये 4 ओम है, अगर R2 जो है वो 5 ओम है, अगर R3 जो है वो 7 ओम है। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने लिया था R1 4 ओम, मैंने R1 को 4 ओम ही लिया, R2 5 ओम, मैंने R2 को 5 ओम ही लिया, R3 7 ओम लिया, तो R3 मैंने 7 ओम ही लिया। तो ये किसके बराबर होगा, इट इज गोइंग टू बिकम 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 7। सो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 140। तो 4 3 is 12 35 प्लस 5 2 is 10 28 7 is 14 20। So what is this, 1 by R is going to be equal to what, 8 plus 5 13 3 1 4 2 6 2 8 अपॉन 140। ठीक है जी, ये 1 अपॉन R की वैल्यू है। अगर ये 1 अपॉन R की वैल्यू है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इज गोइंग टू बिकम 1 अपॉन 40 अपॉन 83। तो जो भी होगा आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये है नेट रेजिस्टेंस इस केस में। ठीक है, पैरेलल में ये आ गया, सीरीज में ये कुछ इस तरह से आया। आपने देखा सीरीज में ये 16 ओम आया, सेम रेजिस्टर्स को अगर मैंने सीरीज में लगाया तो 16 ओम आया टोटल रेजिस्टेंस, और अगर सेम रेजिस्टर्स को मैंने पैरेलल में लगाया तो इनका रेजिस्टेंस जो है ये 1 होल 57 अपॉन 83 ओम्स जो है वो आ रहा है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम देखेंगे
मैंने आपको अभी भी बताया कि जो रेजिस्टर्स होते हैं अगर वो सीरीज में हम प्लेस कर देते हैं, इफ द रेजिस्टर्स आर प्लेस्ड इन सीरीज, तो हमने देखा कि रेजिस्टर्स अगर सीरीज में प्लेस्ड हैं तो आर जो है वो किसके बराबर होता है, इसको मैं आर एस से डिनोट करता हूँ, इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम इसी को प्रूव करके दिखाते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो सीरीज में देख लेते हैं फिर से हम, ये है पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरे का रेजिस्टेंस, ये तीसरे का रेजिस्टेंस, ये है R1 R2 और R3। ठीक है जी, R1 R2 और R3। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि अगर सीरीज में है रेजिस्टर्स तो ये टोटल रेजिस्टेंस जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, और वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप सीरीज में लेते हैं, ठीक है जी, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, जब कभी सीरीज में लेते हैं तो सीरीज में एक चीज तो पक्की होती है, और वो क्या है, अगर सपोज करिए यहां से करंट आई फ्लो कर रहा है, इस रेजिस्टर से भी आई फ्लो करेगा, इस रेजिस्टर से भी आई फ्लो करेगा, इस रेजिस्टर से भी आई ही होगा, और बाहर जो निकलेगा वो भी आई ही होगा। आई एंटर किया, हर एक को बराबर करंट जो है मिल रही है। देखिए आई करंट आप सप्लाई कर रहे हैं, तो R1 को भी आई मिल रहा है, R2 को भी आई मिल रहा है, R3 को भी आई मिल रहा है। लेकिन सीरीज में होने का एक नुकसान है, मैं आपको बताता हूं। सीरीज में होने का ये नुकसान है कि जो ये रेजिस्टर्स हैं R1 R2 R3, इनके पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क आ जाता है। अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है तो सपोज कर लीजिए इसका V1 पोटेंशियल डिफरेंस, इसका R2 है तो इसका V2 है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसका R3 है रेजिस्टेंस तो इसका V3 है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए R1 का V1 है, R2 का V2 है, R3 का V3 है। अब क्या हो रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है ये तीनों में से सेम करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों में सेम नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि पहले जो रेजिस्टर है उसमें करंट तो सेम फ्लो कर सकता है, लेकिन उसकी अपनी कैपेसिटी है, और उस कैपेसिटी के हिसाब से वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस्तेमाल में लाता है, और इसके कारण क्या होता है, जो नेक्स्ट जो है उसके पोटेंशियल डिफरेंस पर असर पड़ता है, उसके कारण नेक्स्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर भी असर ज़रूर पड़ता है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, हमारे पास अगर सीरीज में तीन रेजिस्टर आपने लगा दिए हैं, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है, R1 R2 R3 ये तीन रेजिस्टर्स हैं, और इनमें से करंट फ्लो कर रही है I। तो एक बात याद रखिएगा, इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तीनों में डिफरेंट होता है। इस वाले में अगर V1 है, इसमें V2 है, और इसमें जो है वो V3 होने वाला है। तो अब आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है V जो होता है वो क्या होता है, RI होता है। इसका मतलब है R इज इक्वल टू V बाय I। आई एम श्योर यू पीपल विल अग्री। ठीक है जी, तो R जो है V बाई I होता है। अब मैं आपके लिए ये प्रूफ जो है शुरू करने लगा हूं। अब मैं अगर R1 की बात करूंगा तो R1 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी V1 अपॉन I। व्हाट अबाउट R2? इट इज V2 अपॉन I। व्हाट इज R3? इट इज V3 अपॉन I। ठीक है जी, R1 इज V1 अपॉन I, R2 इज V2 अपॉन I, R3 इज V3 अपॉन I। चलते हैं, अब हम बात करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 की। सो व्हाट इज R1 प्लस R2 प्लस R3? R1 हो गया, R1 इज गोइंग टू बी V1 अपॉन I प्लस V2 अपॉन I प्लस V3 अपॉन I। ठीक है जी, इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिए कि 1 अपॉन I जो है इसमें कॉमन है, पीछे क्या बच जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ज़रा नोटिस कीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 आपका बन गया 1 अपॉन I, V1 प्लस V2 प्लस V3। वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होने वाला है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस टोटल जो है हम उसको कैपिटल V से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। इट इज गोइंग टू बिकम कैपिटल V, दैट इज V बाय I। अब सोचिए
R1 प्लस R2 प्लस R3 तो ठीक है, लेकिन V बाई आई क्या है? V बाई आई जो है वो आपने देखा, V बाई आई जो है इट इज कैपिटल R। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं कैपिटल R, और ये सीरीज की बात हो रही है, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है जी। So I'm going to repeat it once again. Let me explain it once again. So here we have resistors in series. This one is R1, R2, R3. The current flowing through it is I, through it is I, through it is I. Okay, but the potential difference varies, V1, V2 and V3. So ये क्या बन गया आपके पास? R1 plus R2 plus R3 जो है it is going to become कैपिटल R। और वो कैसे होगा वो अब हम करके दिखाते हैं। अगर R होता है V बाई आई तो R1 क्या हो जाएगा? V1 बाई आई, V1 बाई आई। R2 क्या हो जाएगा? V2 बाई आई। R3 क्या हो जाएगा? V3 बाई आई। वही हमने लिखा, 1 बाई आई कॉमन है तो पीछे बचेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या बन जाएगा? ये कैपिटल V बन जाएगा। सो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V बाई आई। लेकिन सोचिए V बाई आई क्या होता है? ये R होता है, तो मैं इस V बाई आई की जगह कैपिटल R रख दूंगा। कैपिटल R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज प्लेस्ड इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो बड़े अच्छे से समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पैरेलल की। ठीक है, रेजिस्टर्स in parallel. So the resistors, we are going to place the resistors in parallel. तो देख लीजिए, आपके पास पहला रेजिस्टर तो ये है, ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। दूसरा ये है, दिस इज द सेकेंड वन। तीसरा ये है, दिस इज द थर्ड वन। ठीक है जी। देखिए करंट यहां पर फ्लो कर रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है ये बढ़ जाएगा। ये नदी की धारा की तरह ही है, नदी यहां से पूरी आ रही है। ठीक है, अब अगर उसको 3 पार्ट्स में बंटना है तो वो बेसिकली पीछे से आने वाला पानी जो है वो 3 पार्ट्स में बंटने वाला है। तो सेम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के साथ होता है, ये 3 पार्ट्स में बंट जाएंगे। देखिए, है ना, तो 3 पार्ट्स में बंट गए हैं। ये पीछे से जो आई आ रहा है वो 3 पार्ट्स में बंट गया। ये हो गया I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये तो R1 था, ये तो R2 था, ये तो R3 था, और यहां पर तो I1 ही रहने वाला है, यहां पर तो I2 ही, यहां पर तो I3 ही रहने वाला है। ओके, और I1 प्लस I2 प्लस I3 जो बाहर निकलेगा वो फिर से I ही होने वाला है। ठीक है जी। ये वैसे ही है ना, जैसे नदी का पानी होता है, 3 पार्ट्स में बटा, अगर फिर आगे जाकर मिल गया तो वो फिर से वही नदी बन जाएगी। ठीक है, अगर पानी का बिल्कुल वेस्टेज नहीं होगा तो खैर R1, R2 और R3, ऐसे ही मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स के, जैसे नदी का के फ्लो में मैंने आपको बताया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में भी हो रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को देख रहे हैं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं, वी कॉल इट करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ये I1, I2 और I3 यहाँ पर। अब देखिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये I1, I2, I3 है। तो अब एक बात याद रखिएगा, जब सीरीज में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होता। पीछे आपको याद होगा जब हम सीरीज में कर रहे थे, आई एम सॉरी, जब पैरेलल में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होता। जो हमने पीछे पढ़ा था वो था रेजिस्टर्स इन सीरीज। सीरीज में आपने नोटिस किया होगा कि तीनों में 3 आपने रेजिस्टर्स लिए थे, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था। लेकिन यहां पर क्या होगा, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम होगा। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। पीछे उस सीरीज वाले पोर्शन में आपने पढ़ा था कि उसमें V तो डिफरेंट था लेकिन I सेम था, और यहां पर क्या है, I तो डिफरेंट है, V सेम है। तो अब आप इसको समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अगर मैं अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पैरेलल की बात कर रहे हैं।
तो अगर हम पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पैरेलल में जब आप अरेंजमेंट्स करते हैं तो पैरेलल में अरेंजमेंट करने के लिए आप एक चीज समझ सकते हैं, और वो क्या है, आपने पढ़ा है कि V जो है वो आर आई है, ओके, ठीक है जी। V आपने पढ़ा है कि वो आर आई है, तो I क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम V बाय R, ओके। सो लेट अस what about I1? What about I1? I1 is going to become V by R1. What about R2? It is V by R2. What about I3? It is V by R3. So repeating, I1 is V by R1, I2 is V by R2, I3 is V by R3. तो टोटल जो करंट है वो क्या होगा, मैं उसको I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज द टोटल करंट, है ना, ये टोटल करंट होगा विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 को I लिख सकता हूँ। I1 हमने देखा V बाय R1 है, I2 हमने देखा V बाय R2 है, I3 हमने देखा V बाय R3 है, प्लस इक्वल टू I, तो I तो आपको पता है V बाय R ही होने वाला है। सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, V कॉमन 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3 is equal to V multiplied by 1 by R. So V and V cancel. What is left? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 is equal to 1 by R, क्योंकि ये V और ये V कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 इज इक्वल टू 1 बाय R, क्योंकि V और V जो है वो कैंसिल हो गया। तो हमें पता है रेसिप्रोकल ऑफ जो रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है इन केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, ठीक है ना। अब मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि आपने प्रूव कर दिया 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मैं इसको अब एक अलग तरीके से बताता हूँ, आप इसको अलग तरीके से भी याद रख सकते हैं, वैसे अलग कुछ नहीं है। देखिए R1 R2 R3 है ना, ये इसका एलसीएम होगा, तो R1 यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर रह गया R2 और R3, ठीक है जी। R2 इधर है तो यहाँ पर बच गया R1 R3, R3 यहाँ पर है तो यहाँ पर बचा R1 और R2। ज़रा नोटिस कीजिए क्या बन गया, R2 R3 R1 R3 R1 R2 इज इक्वल टू 1 बाय R, है ना। तो अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, R ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये बना R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। आई एम श्योर कि आपको समझ आ रहा होगा। तो यानी कि अगर आपको पैरेलल में अरेंजमेंट दिया हुआ है और आपको फॉर्मूला लगाना है तो आप फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। ये तो मैंने 3 के लिए किया ना, अगर 4 के लिए होता तो R1 R2 R3 R4 होता, और फिर यहाँ पर R1 R2 R3 और फिर R2 R3 R4, फिर इस तरह से आपने सारे लेने थे। अगर 2 ही होते सिर्फ तो फिर होना था R1 R2 अपॉन, और आपने उस तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी थी। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, चलिए आगे चलने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये रेजिस्टर्स इन पैरेलल है, और रेजिस्टर्स इन पैरेलल आपको पता है इस तरह से इनको अरेंज किया जाता है। V तो RI के बराबर है, इसका मतलब I जो है V बाय R है। और अगर मैं पहले मैं बात करूं तो ये जो R1 है, ये R2 है, R3 है, इन तीनों में से डिफरेंट करंट्स फ्लो करने वाली, और डिफरेंट करंट्स कौन सी हैं, I1 I2 और I3, ठीक है जी। ये नेट करंट जो है वो I ही होगा, I ही 3 पार्ट्स में बटा है, या 3 पार्ट्स में बटा हुआ I जो है वो फिर से कंबाइन होकर कैपिटल I बना गया, ठीक है जी। इसका रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3, और पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों केसेस में सेम होने वाली है। तो आपको सीरीज का मैंने आपको याद दिलाया था कि सीरीज में तीनों में जो करंट फ्लो कर रही थी वो सेम थी, लेकिन यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है पैरेलल में वो डिफरेंट है। सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो
तीनों में डिफरेंट था, लेकिन पैरेलल में तीनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस जो है। तो आपने देखा ये उधर उल्टा है और ये इससे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है आई हैव वी बाई आर, तो I1 हो गया वी बाई R1, I2 हो गया वी बाई R2, I3 हो गया वी बाई R3। अब आपको पता है ये I1 प्लस I2 प्लस I3 होने वाला है कैपिटल I1 प्लस I2 प्लस I3 कैपिटल I1 इसके मुताबिक करना हो तो वी बाई R1 होना चाहिए, I2 इसके मुताबिक करना हो तो I2 इज इक्वल वी बाई R2, I3 इज वी बाई R3। ठीक है, वी कॉमन और यहाँ से v और v कैंसिल, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 इज इक्वल 1 बाई R। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करके, वैसे तो इतना छोड़ सकते हैं आप, ठीक है जी, आप इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन आगे के लिए आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी इनको लिखा जाता है। मैं फिर से बता दूं, पैरेलल वाला जो है इसको हम यहाँ पर RP लिखेंगे, जैसे सीरीज वाले को हमने RS लिखा था। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब थोड़ा सा चलते हैं, अब हम बात करते हैं कि जो घरों में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूज में लाते हैं, उनमें रेजिस्टर्स को हमें सीरीज में लगाना चाहिए या पैरेलल लगाना चाहिए। तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स के साथ, फिर आप देखिएगा। सपोज करिए आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, और हर त्यौहार में एक चीज बड़ी कॉमन होती है, और वो ये है, मैक्सिमम आपने देखा होगा क्रिसमस में, ईद में, दिवाली में, गुरुपुरब में, इसमें एक चीज तो हमने आम देखी है, और वो क्या है कि लोग अपने घरों के बाहर दिए जलाते हैं, वो जगमग करने वाली लड़ियां लगाते हैं, लाइट्स है ना, इलेक्ट्रिक लाइट्स की वो लड़ियां लगाते हैं। अब वो होता क्या है, अगर सपोज करो वो जो लड़ियां होती हैं उनमें एक बल्ब अगर खराब हो जाता है ना, तो उस एक बल्ब के खराब होने से वो जो पूरी लड़ियां हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो लड़ियां जो होती हैं वो अक्सर सीरीज में होती हैं। तो सीरीज में होने का एक फायदा तो है, और वो क्या फायदा है कि आप एक स्विच से सब बल्ब्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर सीरीज में हो तो आपने एक स्विच ऑन किया तो सारी लड़ियां ऑन हो गई, ठीक है। वो जो सारी छोटे छोटे बल्ब जो हैं, एलईडी बल्ब जो हैं, वो लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं। तो आपने एक स्विच ऑन किया तो वो ऑन हो गए, एक स्विच ऑफ किया तो ऑफ हो गए। अगर सबके अलग अलग स्विच होंगे तो आपको सबको अलग अलग करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं। सीरीज में क्या होता है, एक स्विच होता है और आप उस स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, बल्ब्स ग्लो करने लग जाते हैं या बल्ब जो है वो बंद हो जाते हैं। एक और चीज होती है, वो आपने देखा है कि इसमें क्या होता है, सीरीज सर्किट जो होती है, ये दिवाली में, मैरिज फंक्शंस में, या क्रिसमस में, या ईद में, या गुरुपुरब में, एक सीरीज सर्किट जो होता है ये सेफर भी होता है। इट इज सेफर, व्हाई? बिकॉज द करंट इन इट इज स्मॉलर, क्योंकि इनमें जो फ्लो कर रहा होता है करंट वो छोटी क्वांटिटी का होता है, थोड़ा होता है। बट अगेन मैंने जैसा अभी आपको बताया, यू कैन अंडरस्टैंड कि एक सीरीज में लगी हुई बल्ब में से एक बल्ब अगर खराब हो जाता है तो आगे जितने भी बल्ब होंगे ना, उससे पहले वाले नहीं, उसके आगे वाले जितने भी बल्ब होंगे वो सब जो है वो ग्लो करना जो है बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सर्किट है, और ये एक यहाँ पर एक बल्ब है, एक बल्ब यहाँ पर 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 है, और आप देखते हैं कि ये वाला जो है ये बंद हो गया। ये बंद हो गया तो ये भी बंद हो जाएगा। अगर ये बंद हो गया, ठीक है, तो ये दोनों भी बंद हो जाएंगे। अगर ये बंद हो गया तो ये तीनों बंद हो जाएंगे, और अगर ये बंद हो गया तो ये चारों बंद हो जाएंगे, क्योंकि करंट का फ्लो यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। सपोज करिए ये बल्ब फ्यूज हो गया तो ये सारे बल्ब ग्लो करना बंद कर देंगे। ये बल्ब फ्यूज हो गया तो इससे पहले वाला तो ग्लो करेगा, आगे वाले सारे ग्लो करना बंद कर देंगे। ये बल्ब फ्यूज हो गया तो इससे पहले वाले तीनों ग्लो करेंगे, लेकिन इसके अगले वाला जो है ग्लो करना बंद कर देगा, ठीक है। तो सीरीज में ये नुकसान भी है। बहुत टाइम लगता है एक जानकार को ये देखने में कि क्या परेशानी है, कहां पर कौन सा बल्ब जो है वो खराब है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, हम मानते हैं कि पैरेलल जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये बेटर है फॉर कनेक्टिंग बल्ब्स और other electric appliances in a home, because then we can have separate switches for each bulb। तब हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग बल्ब्स के लिए अलग अलग स्विचेस का
यूज कर सकते हैं. सो इन एडिशन टू हैविंग ईज ऑफ ऑपरेशन, पैरेलल डोमेस्टिक सर्किट्स और हाउस होल्ड सर्किट्स हैव मेनी अदर एडवांटेजेस. तो सीरीज में अक्सर हम नुकसान में रहते हैं. उसका पहला नुकसान तो क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट्स जो है, ऑफ सीरीज सर्किट, वो क्या है? पहला, if one electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliances also stop working. अगर एक अप्लायंस खराब होता है, आगे वाले सारे बंद हो जाएंगे. एक सीरीज सर्किट में अगर एक अप्लायंस खराब होता है, उसके आगे वाले सारे बंद हो जाएंगे. दूसरा डिफेक्ट आप देख लीजिए, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच. वो आप समझ सकते हैं, अगर आपको दूसरे नंबर के बल्ब को जलाना है और आप स्विच ऑन करते हो, तो दूसरे नंबर के बल्ब को जलाने के चक्कर में आपको इन सबको जलाना पड़ेगा. एक ही स्विच से ये सारे कंट्रोल हो रहे हैं, तो इसलिए आपको जो है वो एक स्विच ऑन करने पर ये सारे ऑन होंगे, एक स्विच ऑफ करने पर ये सारे ऑफ होंगे. तो आप बाकायदा सेकंड वाले को ऑन या ऑफ नहीं कर सकते. ठीक है जी, सेकंड वाले को ऑन या ऑफ करना जो है वो थोड़ा मुश्किल है. तो फर्स्ट वाला मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा. सेकंड पॉइंट भी अब आपको समझ आ गया होगा. तो थर्ड पॉइंट को हम स्टडी कर लेते हैं. इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं. इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका, मतलब तीनों का या चारों का या पांचों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होगा. वो मैंने आपको बताया. व्हाई? बिकॉज द वोल्टेज इज शेयर्ड बाय ऑल द अप्लायंसेस. ये वोल्टेज जो है इट इज एक्चुअली शेयर्ड बाय ऑल द अप्लायंसेस and the appliances get less voltage, hence do not work properly. आप इसमें एक चीज समझ सकते हैं. If all the bulbs connected in series do not get the same voltage, आपने देखा होगा उनको वोल्टेज चाहिए होती है 220 वोल्ट्स की. ठीक है, तो if they get less voltage they glow less brightly, है ना. अगर उनको कम वोल्टेज मिलेगी तो वो ग्लो भी जो है वो कम करेंगे. तो चौथा पॉइंट देखते हैं. हमने अभी 3 पॉइंट किए. पहला पॉइंट क्या था? सीरीज में अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बंद होता है तो सारे बंद हो जाएंगे. सीरीज में अगर आपने अरेंजमेंट किया हुआ है तो आप स्पेसिफिकली किसी एक को बंद नहीं कर सकते. अगर बंद होंगे तो सारे होंगे, अगर ऑन होंगे तो सारे होंगे. ठीक है, यानी कि एक बटन, अगर आप एक स्विच यूज कर रहे हैं तो वो सब के लिए एक कॉमन स्विच होगा. तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया और वो ये है कि अलग अलग रेजिस्टर्स जो हैं, यानी कि अलग अलग बल्ब जो हैं, उनको अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो उतनी ब्राइटली ग्लो नहीं कर पाएंगे जितना उनको करना चाहिए. और चौथा पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताना था वो ये है, इन सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस too much. Why? Due to which the current from the power supply is low. याद रखिए, अगर हम सीरीज की बात करते हैं, इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर सीरीज में हम बात करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच, जिसके कारण क्या होता है, द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो. उसके कारण करंट जो है वो पावर सप्लाई में बहुत लो हो जाता है. ये अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के इसके बारे में सोचेंगे, आप खुद सोचिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप तो फॉर्मूले के बारे में सोचिए, V/RI के बारे में, और फिर सोचिए ये चौथा पॉइंट क्या है. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चौथे पॉइंट को. अगर सीरीज में कनेक्शन है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, करंट जो होगा पावर सप्लाई में इट विल बी वेरी लो. ठीक है जी, ये तो था डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट. ठीक है, अब हम एडवांटेजेस बात करते हैं. अगर इनकी डिसएडवांटेजेस है तो एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट की बात कर लेते हैं. और वो क्या है? पहला है, इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, जो यहां पर था, अगर पहला बंद होगा तो सारे बंद हो जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है. पैरेलल सर्किट का ये फायदा है कि अगर एक भी बंद होगा तो बाकियों पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा. दे कीप वर्किंग नॉर्मली. ठीक है,
If a number of bulbs are connected in parallel circuits and one bulb gets fused or blows out, then all the remaining bulbs will keep glowing. ठीक है जी। पैरेलल सर्किट का दूसरा फायदा ये है, ये तो पहला फायदा हो गया ना, ये पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज है इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच, है ना। जैसे यहां पर क्या था, एक स्विच ऑफ किया सारे बंद हो गए, एक स्विच ऑन किया सारे ऑन हो गए। लेकिन यहां पर ये जितने भी होंगे पैरेलल में, जितने भी रेजिस्टर्स होंगे, उन सबको एक अपना स्विच जो है वो मिलेगा। थर्ड पॉइंट है इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स सेम वोल्टेज। यहाँ पर सबको जो वोल्टेज मिलनी है वो सेम मिलनी है। यहाँ पर आपको याद होगा थर्ड पॉइंट, सबको सेम वोल्टेज जो है नहीं मिल सकता था, ठीक है, नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सबको सेम वोल्टेज मिलेगा। तो पहला क्या हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया कि अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद करता है, बाकी ऊपर कोई असर नहीं होगा। दूसरा क्या है, हर एक के लिए अलग अलग स्विच होगा। देखिए ये यहाँ डिसएडवांटेजेस में थे और अब हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। और थर्ड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, पैरेलल सर्किट में जब कभी आप अरेंजमेंट करते हैं तो सबको एक जैसी वोल्टेज मिलती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। और अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउसहोल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड। रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है, जिसके कारण क्या होता है, करंट जो है पावर सप्लाई का वो बढ़ जाता है। यहाँ पर भी आप सोचिए फॉर्मूले के बारे में, तो आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर पैरेलल कनेक्शन की आप बात करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आप पैरेलल कनेक्शन देते हैं, यानी कि पैरेलल आप अरेंज करते हैं, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है हाउस होल्ड सर्किट का वो रिड्यूस होता है। यहाँ पर इंक्रीज होता था, याद है ना आपको, यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता था, यहाँ पर रिड्यूस होता है। और क्या बोल रहा है, household circuit is reduced due to which the current from the power supply is high। यहाँ पर current from power supply it was low, जिसके कारण sufficient quantity में नहीं मिल पाता था और काम जो है बल्ब उतना ब्राइटली जो है वो ग्लो नहीं करता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। तो आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आए होंगे। मैंने आज आपको रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट, सॉरी रेजिस्टर्स इन सीरीज जो है वो मैंने बताया, फिर एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स बताया मैंने आपको सर्किट में। और इससे पहले मैं आपको किस तरह से डिराइव किया जा सकता है उनके फॉर्मूले सीरीज के, कि कैपिटल R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, या RS इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही यहाँ पर 1/RP इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 पैरेलल में। सीरीज में RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये फॉर्मूला है, और पैरेलल में 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर मैंने आपको बताया इसी से आप किस तरह से RP का फॉर्मूला जो डिराइव कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर दो रेजिस्टर्स होंगे सीरीज में तो RS जो है वो R1 प्लस R2 होगा, अगर चार होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होगा, ठीक है जी। वो इसी तरह से आप पैरेलल की बात करेंगे, अगर दो होंगे तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, अगर चार होंगे तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 होगा। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि डिसएडवांटेजेस क्या है सीरीज सर्किट के और एडवांटेजेस क्या है पैरेलल सर्किट के। देखिए, सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए इम्प्रूव करने का। लाइटली लेंगे तो नुकसान में रहेंगे, अगर सीरियसली किसी चीज़ को समझने की, पढ़ने की, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो सदा फायदे में रहेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।